हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें एक डिवाइन एल्डर को दिखाया जाता है जो कि एक डीमन के सामने खड़ा होता है, जहां पर वो एल्डर कहता है कि डीमंस और इंसान कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, मगर तुम्हें मेरे लॉर्ड बनने का इंतजार करना होगा। जिस दिन मैं लॉर्ड बन गया उस दिन मैं तुम्हें बता दूंगा कि डीमन और ह्यूमंस एक दूसरे से मुकाबला कर सकते हैं या फिर नहीं। तो वहीं एल्डर की बातों से डीमन को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो डीमन उस डिवाइन एल्डर पर अटैक कर देता है। मगर यहाँ पर एल्डर भी उस डीमन के अटैक के जवाब में एक और अटैक कर देता है, जिससे दोनों के अटैक कैंसिल हो जाते हैं। तभी एल्डर नोटिस करता है कि वो डीमन उसका ध्यान भटकाकर व्हील ऑफ लाइफ की तरफ जा रहा होता है, जिसे देखने के बाद एल्डर अपने डिवाइन मैजिक का यूज करके व्हील ऑफ लाइफ को अपने मैजिक शील्ड से कवर कर लेता है ताकि वो उसके आर पार नहीं जा सके। लेकिन डीमन ने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली होती है, वो भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसके चलते वो अपनी पावर का यूज करके शील्ड को तोड़ने लगता है। और ये देखकर एल्डर अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उस शील्ड को रिपेयर कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वो डीमन पीछे से एल्डर को स्टेप कर देता है और ऐसा होते ही एल्डर का सारा मैजिक खत्म हो जाता है, जिसके कारण उसका शील्ड भी टूटने लगता है। लेकिन तभी एल्डर बाजी को पलटते हुए अपनी स्पिरिट के दो हिस्से कर देता है और फिर उस डीमन की पकड़ से छूटकर व्हील ऑफ लाइफ की ओर जाने लगता है। और अब ये देखकर वो डीमन एल्डर की एक स्पिरिट का पीछा करने लगता है और इस पर वो एल्डर से कहता है कि वो कहीं पर भी चला जाए, वो डीमन उसे ढूंढ निकालेगा और उसको खत्म कर देगा, चाहे फिर उसको कितना भी टाइम क्यों ना लग जाए। आगे फिर डीमन एल्डर से कहता है, अरे क्या हुआ एल्डर, तुमने तो कहा था कि ह्यूमन और डीमन से ज्यादा पावरफुल होते हैं, मगर यहाँ पर तो देखो तुम मुझसे हार गए। और ये सुनकर एल्डर अपने मन में खुद से कहता है कि अगर वो इतनी आसानी से इस डीमन से हार गया तो उस डीमन को ये डिवाइन पावर मिल जाएगी और इससे तो फिर सारी तरफ डीमंस का ही राज होगा और ह्यूमैनिटी खत्म हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ प्लेयर्स बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और खेलते खेलते उनमें से एक प्लेयर स्कोर कर देता है। तभी सीन वापस से एल्डर की तरफ शिफ्ट होता है और वो अपनी पूरी ताकत लगा के फुल स्पीड में व्हील ऑफ लाइफ में चले जाते हैं। उसके वहाँ पर ऐसा करते ही इधर गोल करने वाले प्लेयर की डेथ हो जाती है और सब कुछ ब्लैंक हो जाता है। इसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम एक कैरेज को देखते हैं। उसके पीछे कुछ असेसिन्स यानी कि लुटेरे पड़े हुए थे, तो वहीं उस कैरेज को एक लड़की अपने मैजिक से प्रोटेक्ट कर रही होती है, जो कि एक डिवाइन मास्टर होती है, यानी कि उसे मैजिक की महारत हासिल है। और तभी एक लड़की कैरेज के अंदर से बाहर वाली लड़की से उन लुटेरों के बारे में पूछती है, जिस पर फिर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की बताती है कि वो लोग सिर्फ कॉमन एरोस का ही यूज कर रहे हैं, ना कि मैजिक एरोस का। और आगे वो कहती हैं कि उसको कोई अंदाजा नहीं है कि वो लोग कौन हैं। फिर आगे हमें कैरेज के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक यंग मास्टर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। वो अपने पास बैठी हुई लेडी जिसका नाम होंग यून होता है, उससे उन लोगों के बारे में पूछने लगता है कि वो लोग कौन है और वो लोग हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं। जिस पर होंग यून कहती है कि शायद इन लोगों को हमारे दुश्मनों ने भेजा होगा ताकि ये हम लोगों को मार सके। तभी अचानक से इन लोगों का कैरेज एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे कैरेज पलटी हो जाता है और इसके कारण वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। अब तो इसी मौके का फायदा उठाकर सारे असेसिन्स कैरेज के आसपास आ जाते हैं और उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की पर अटैक करने ही वाले थे कि तभी होंगयुन कैरेज में से निकलती है और सारे असेसिन्स पर अटैक कर देती है। आगे हम देखते हैं कि असेसिन्स को होंगयुन से फाइट करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा था, क्योंकि होंगयुन की कल्टीवेशन लेवल काफी ज्यादा हाई थी। फिर आगे जब होंगयुन असेसिन्स के लीडर को मारने वाली होती हैं कि तभी वो देखती है कि एक पावरफुल असेसिन उसकी साथी पर अटैक करने वाला है और इसीलिए वो लीडर को छोड़कर फटाक से जाकर अपनी साथी को बचा लेती है। लेकिन फिर इससे होंगयुन बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, उसका खून तक निकल गया था। तो वहीं ये सब वो यंग मास्टर कैरेज में से छुपकर देख रहा था, लेकिन होंगयुन उसे कैरेज में ही रहने के लिए बोलती है, क्योंकि वो बाहर आएगा तो मारे ही जाएगा सीधा। इसके बाद वो पावरफुल असेसिन होंगयुन पर एक बार फिर अटैक कर देता है और इस बार होंगयुन उसके अटैक के सामने टिक नहीं पाती है और ये देखकर अब यंग मास्टर होंगयुन के पास जाने लगता है। लेकिन तभी वो असेसिन यंग मास्टर जिसका नाम लुओ है उस पर अटैक कर देता है, जिससे उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है, यानी कि ये बहुत ही कमजोर था।
तभी अचानक से फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक ऑल्टरनेट डायमेंशन दिखाया जाता है और उस डायमेंशन में हम उस बंदे को जिसने गोल किया था उसको हम देख पाते हैं। वो अपने सामने लुओ को देखता है जो कि व्हील ऑफ लाइफ के दूसरे तरफ था। वो लड़का लुओ से बात करने की कोशिश तो करता है मगर वो ऐसा नहीं कर पाता है और तभी डिवाइन एल्डर उस लड़के के सामने आते हैं और उसको बताते हैं कि उसकी बॉडी में काफी पोटेंशियल है, इसीलिए वो अपनी पावर्स को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर तुम इन पावर्स को अच्छे से कल्टीवेट करते हो तो एक दिन तुम इस वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर बन जाओगे और अब तुम व्हील ऑफ लाइफ के जरिए इस पर्सन की बॉडी में री इनकारनेट होने वाले हो। और इसके बाद रियल वर्ल्ड में हमें लुओ को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो लड़का री इनकारनेट हो रहा था। तो वहीं इधर री इनकारनेशन प्रोसेस को देखकर असेसिन्स को कुछ गड़बड़ होने का अंदाजा हो जाता है, मगर वो गुंडे लोग कुछ कर पाते उससे पहले ही री इनकारनेशन प्रोसेस पूरी हो चुकी थी। और इसके बाद तो फिर लुओ अपना खेल दिखाता है। वो अपनी पावर का यूज करके एक के बाद एक सारे असेसिन्स को वहीं का वहीं खत्म कर देता है और इतना करने के बाद वो थकावट के कारण बेहोश भी हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम लुओ को देखते हैं जो कि होश में आ चुका होता है। होश में आते ही वो अपने आप को एकदम अजीब तरीके से देखने लगता है और फिर उन दोनों लड़कियों से पूछता है, तुम दोनों कौन हो और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। भले ही किसी भी इंसान की पूरी याददाश्त चली जाए लेकिन उसकी भाषा नहीं जाती, भाषा जरूर बोलना याद रहती है उसको। तो वहीं अब लुओ की बातों को सुनकर वो दोनों लड़कियां एकदम हैरान हो जाती हैं और फिर वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की अपने पावर से लुओ को चेक करने लगती है और फिर वो कहती है कि लुओ की मैजिकल पावर तो एकदम स्टेबल है लेकिन शायद उस असेसिन के अटैक से लुओ के सर पर चोट आ गई है और शायद इसी वजह से लुओ की याददाश्त चली गई है। जिसके बाद होंगयुन लुओ को कहती है कि तुम्हारा नाम लुओ है और तुम मुझे होंगयुन बुला सकते हो। और फिर आगे होंगयुन उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की का नाम क्षुई द डिवाइन मास्टर बताती है। फिर आगे वो ये भी बताती है कि लुओ और क्षुई दोनों साथ साथ पैलेस में बड़े हुए हैं। तो वहीं होंगयुन की बातों को सुनकर लुओ एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि क्या बोल रही है ये। तब होंगयुन लुओ से पूछती है कि तुमने तो बचपन से कोई कल्टीवेशन की ही नहीं, तो फिर आखिरकार तुमने उन असेसिन्स को कैसे हरा दिया। जिस पर लुओ पहले तो अपने मन में सोचता है कि क्या वो इन लोगों को असलियत बता दे कि लुओ वो आदमी नहीं है जो ये लोग समझ रहे हैं। असलियत में तो लुओ दूसरे वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आया है। लेकिन फिर लुओ उन दोनों को असलियत नहीं बताता है और कहता है कि जब वो बेहोश हो गया था तब उसके सपने में एक आदमी आया था और उसी आदमी ने उसको बताया कि उसके अंदर काफी टैलेंट है और अगर वो चाहे तो अपनी पावर्स को अवेकन करके इन लोगों को काफी आसानी से हरा सकता है। और जैसा उस आदमी ने मुझे बताया था मैंने वैसा ही किया और इसके कारण मैं उन असेसिन्स को हरा पाया। अब लुओ की ये सारी बातों को सुनकर दोनों एकदम अभी तक कंफ्यूजन में थे और क्षुई लुओ को बताती है कि कल जिस पावर का लुओ ने इस्तेमाल किया था वो एकदम हाई लेवल की टेक्निक है। उस टेक्निक का नाम डिवाइन ड्रैगन कल्टीवेशन है। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे हेवन से अर्थ पर लाया गया था, लेकिन कोई भी इंसान इतना इंटेलिजेंट नहीं है कि इस टेक्निक को समझ भी पाए। अभी तक हमारे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो इस टेक्निक को कल्टीवेट कर पाए थे और उन दोनों का नाम मुझे पता नहीं है। एक्चुअली उन दोनों का नाम किसी को भी पता नहीं है। और इसकी एक और स्पेशलिटी मैं तुमको बता दूं कि डिवाइन ड्रैगन स्पेल चाहे ना तो स्पेस और टाइम को भी कंट्रोल कर सकता है। अब ये सीन यहीं पर खत्म होता है और अगले सीन में हम लुओ को देखते हैं जो कि किसी तरह के वर्चुअल वर्ल्ड में होता है। वो खुद से कह रहा था कि अगर वो डिवाइन ड्रैगन टेक्निक को पूरी तरीके से मास्टर कर लेता है तो वो फिर से इस टेक्निक का यूज करके अपने वर्ल्ड में वापस जा सकता है। फिर आगे लुओ एक गेट को पास करता है और उसके ऐसा करते ही उसका कल्टीवेशन सर्कल स्टार्ट हो जाता है और फिर इसके साथ ही लुओ कल्टीवेशन लेवल 1 को अचीव कर लेता है। फिर आगे लुओ अपनी कल्टीवेशन प्रोसेस को जारी रखता है और लेवल 2 को भी अचीव कर लेता है। लुओ को इतनी जल्दी कल्टीवेशन लेवल 2 को अचीव करते हुए देख क्षुई तो एकदम चौंक ही जाती है। वो बताती है कि लुओ ने अभी कल्टीवेशन लेवल 1 को अचीव किया ही था लेकिन इतनी जल्दी उसने कल्टीवेशन लेवल 2 को भी अचीव कर लिया। ये लड़का तो सच में बहुत ही ज्यादा ही टैलेंटेड है यार। अब वो तारीफ कर ही रही थी कि आगे लुओ कल्टीवेशन लेवल 3 को भी पार कर लेता है और अब बस अब पूर्ण विराम लगता है। जैसे ही वो लेवल 4 के पास आता है और उसे पार करने की कोशिश करता है तब उससे वो लेवल पार नहीं हो पाता है और इससे उसका एकदम ध्यान टूट जाता है। और फिर इसी मैजिकल ग्राइंडिंग के साथ
ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।